नमस्कार, साइलेंट इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज सुनिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कहानी जूठन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है। वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ बना ले, पत्तों वाली झाड़ बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा सीसा। तेरा तो यो खानदानी काम है। जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली तली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंध गई थीं। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ लगवा रहे हैं। कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थीं। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मेरी मां मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाऊ
हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ-सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्डियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अनाज दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खासतौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थीं, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछें खिल जाती थीं। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौए, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थीं। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिनरात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बंटाने। त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगीं। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी।
शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घरांगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। गांव भर की बारात खाना खा रही थी। चौधरी जी एक तो सब खाना खा के चले गए, म्हारे कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार करते थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रहे हैं, से जागों के लिए खाना मांग रही है। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बंद। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। प्रत्येक सदस्य मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा दोस्तों से काम चलाना पड़ता था। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों की जिम्मेदारी। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी नहीं थी, इसीलिए वह बस्ती में आकर चिल्लाता था। ये होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। इसकी मोटी मोटी बाहों से उठाना पड़ता था। काम के बदले में मात्र गालियां। इतनी क्रूर समाज में जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल उस बंदर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए प्राप्त किया। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए की बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी। चमड़ा खरीदने वाला निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। खेत से कुछ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर देखने किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ मेरी बहन और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजा वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। माँ ने थकान कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा काम चोर थे, बस सारा दिन भोर ताशों में लगे रहते थे, लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही
तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। जिस यातना को मैंने भोगा था आज भी जैसे जैसे हमें कई घंटे लगे थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन में सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे भागता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से पकड़कर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ। उस रोज मैंने चाचा से चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। किंतु वे नहीं पसीजे। मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से एक भय लगातार कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर मालूम पड़ी कपड़ों पर खून के धब्बे साफ